हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अ पेंडिंग चैप्टर सपनों से के दिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेखक को बचपन के दिनों में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। किसी भी बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब पढ़ाई की महत्वता बढ़ चुकी है, उसकी अहमियत लोग जान चुके हैं। इसीलिए जो माता पिता होते हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय, श्रेणी होता है क्लास में प्रवेश करते समय, मुझे पुरानी की पुस्तकें मिलती। ये लेखक बता रहा है कि वो जब नई कक्षा में जाता तो उसे हमेशा पुरानी पुस्तकें ही मिलती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य होते हैं अमीर लोग। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी-चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियाँ, पेंसिलें, फोल्डरों या साहित्यात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर के खर्च हुआ करते थे। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था, 2 रुपये की 1 मन गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। कहने का भाव है कि लेखक को पुरानी पुस्तकें मिलती थी। घर की हालत अच्छी ना होने के कारण उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना था। अगर उसे पुरानी पुस्तकें ना मिलती तो शायद उसकी भी पढ़ाई बंद हो जाती। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। इसका ठीक कारण तो कभी समझ नहीं आया, परंतु जितना भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय भी कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। मतलब लेखक कहता है कि ना तो उसे स्कूल जाने का शौक़ था, क्योंकि एक तो उसे पुरानी पुस्तकें और कापियाँ मिल जाती थी, दूसरा उसके वही पुराने अध्यापक थे, वही मास्टर थे, उसे डर लगा रहता था कि वो पुरानी कक्षा वाले अध्यापक उसे फिर से पीटेंगे। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 साल हर साल की वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। हरफन मौला होते हैं हर फन में माहिर, मतलब हर विद्या में माहिर। अब अध्यापक सोचते थे कि ये बच्चा तो बहुत होशियार हो चुका है। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। चमड़ी उधेड़ देने को मतलब मारने पीटने के लिए तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुँह में ही विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करके अकड़ कर चलते, जो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान हो। लेखक को सिर्फ एक ही कारण था जिसके कारण उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था। वो था जब वो स्काउट की परेड करवाया करते थे मास्टर प्रीतम चंद। उस समय उसे वर्दी पहनने को मिलती थी, अच्छे बूट, ऊंची एड़ी वाले बूट पहनने को मिलते थे। जब प्रीतम चंद जी अपनी विसल से मार्च करवाया करते तो ये चीज़ें मतलब लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। हमारी नाबा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईनेकाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में अभी अंग्रेज़ी ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गाँव में जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। मतलब जबरन होता है ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर पाए थे। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आया करते। नौटंकी वाले होते हैं जो नाटक दिखाते हैं ना, वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर, शामियाने मतलब मेला सा लगाकर, तंबू गाड़कर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ। कुछ मस्खरे मतलब लड़के जो होते हैं
मतलब जो थोड़े से जवान लड़के जो शोर शराबा करते हैं या हंगामा करते हैं, अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लितर। मतलब यहाँ तुझे क्या मिलेगा? टूटे हुए बूट। उठे मिलेंदे बूट, मतलब यहाँ पर तो टूटे हुए लितर मतलब टूटे फटे पुराने चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर तुझे अच्छे अच्छे बूट मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा रे रंगरूट, अठे पहन सो फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। मतलब यहाँ पर तो तुझे फटे पुराने कपड़े मिलते हैं और वहाँ पर तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय कभी भी किसी ने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़ी के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वे सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ दिखाई देते। अब वो मास्टर प्रीतम चंद जी के बारे में बता रहा है कि उनका पहरावा कैसा था और वो दिखते कैसे थे। हम ध्यान से देखते इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच नहीं आती थी। टखनों होता है घुटनों में, कभी पैरों के घुटनों में कभी मोच नहीं आती, क्योंकि उनके बूट जो होते थे ऊंची एड़ी के होते थे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक नया शब्द रूप याद करने को कहा। आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का सुना ना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़े। जब मास्टर प्रीतम चंद जी ने उन्हें फारसी का एक शब्द दिया तो उनसे किसी से भी वो शब्द रूप याद ना हो पाया, तो मास्टर जी ने उन्हें किस प्रकार सजा दी। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो, जैसे कि मुर्गे बना दिया जाता है। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर आ चुके थे। हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। मैं दफ्तर के सामने की ओर से चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला अवसर था कि वे प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन ना कर पाए। वे बहुत उत्तेजित हो गए। बर्बरता मतलब उनका गंदा व्यवहार था। परेशान हो गए वो। What are you doing? Is that way you punish the students of 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू की जाती थी। उन्होंने ये कहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या ये सही ढंग है जो तुम चौथी कक्षा के बच्चों को सज़ा दे रहे हो। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है, इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात तब सभी मास्टरों की ज़ुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होता है लंबित कर दिया, मतलब निकाल दिया था, रेस्टिगेट कर दिया था करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए अपनी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया था। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, मतलब शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी।
उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रखेंगे। मतलब जब तक वो बहाल नहीं हो जाते, उनका केस जो चल रहा था वो बंद नहीं हो जाता, वो मतलब कि अपनी नौकरी पर वापस नहीं आ जाते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। उनके पीटी जी के चले जाने के बाद या तो शर्मा जी खुद पढ़ाते या मास्टर नौहरिया जी पढ़ाते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला 112 किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। मुअत्तल मतलब निकाले जाने की रत्ती ज़रा भी परवाह नहीं थी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को कई दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों की उनकी दहकती बुरी आंखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। लेखक ने बताया कि जब पीटी मास्टर को निकाल दिया गया तो वो कहाँ रहने चले गए। मतलब वो उन्होंने 2 तोते पाले हुए थे। जो इंसान स्कूल में आने पर बच्चों के सामने कभी मुस्कुराया नहीं था, वो तोतों के साथ कैसी मीठी मीठी बातें करता था। मतलब तोतों के साथ कितना खुश होता था। ये था उनका अपना जीवन कि वो किस प्रकार स्कूल में उन्होंने सख्ती से बच्चों के साथ पेश आए, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी किस प्रकार बीत रही थी। लेखक को ये सारी बातें जब वो बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो स्कूल ना जाकर एक गलती करता था। अगर वो पढ़ा लिखा होता, पढ़ने के बावजूद ही लेखक कुछ बना था। यहाँ पर जो उसने इतने उपन्यास लिखे हैं, लेकिन कहने का जो बाल मन होता है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। थैंक्स।